नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक शुक्ला अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले लगभग 2 महीने से हम लगातार अमेरिका, इजराइल, ईरान युद्ध की खबरें देख रहे हैं। पिछले साल भी अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर आक्रमण किया था। उस समय यह कहा गया था कि अमेरिकी बमवर्षक विमानों ने ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों को तबाह कर दिया है और अमेरिका युद्ध जीत गया है। परंतु 1 साल से भी कम समय में अमेरिका और इजराइल को दोबारा ईरान पर आक्रमण करना पड़ा। ईरान की तुलना अमेरिका की शक्ति के साथ नहीं की जा सकती। धन, सैन्य क्षमता, विज्ञान, प्रौद्योगिकी आदि सभी में अमेरिका आगे है। इस पर भी ईरान अमेरिका के आगे डटकर खड़ा है और हार मानने के लिए तैयार नहीं है। अमेरिका को अपनी सैन्य और आर्थिक शक्ति पर घमंड है। इसी कारण वो पूरे विश्व पर दादागिरी करता है। अमेरिकी राष्ट्रपति भारत को नरक का द्वार कह देते हैं और भारत कोई विरोध नहीं करता। अमेरिका जिस चाहे देश पर जब चाहे व्यापार के टैरिफ बढ़ा देता है, जब चाहे दूसरे सैंक्शन लगा देता है, जिस युद्ध में चाहे कूद पड़ता है, किसी देश के राष्ट्रपति को अगवा कर लेता है, किसी देश के वरिष्ठ नेतृत्व की हत्या करा देता है। ऐसा लगता है कि अमेरिका अपराजेय है और किसी भी देश में उसका विरोध करने की हिम्मत नहीं है। परंतु सच यह है कि अमेरिका ने बहुत सारे युद्धों में हार का सामना किया है। अमेरिकी दादागिरी का सामना करने वाले कई देशों ने युद्ध में अमेरिका के दांत खट्टे किए हैं। आज के वीडियो में हम अमेरिका की इन्हीं हारों के बारे में बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि अमेरिका यह युद्ध क्यों हारा। पर आगे बढ़ने के पहले मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन भी दबा दीजिए, जिससे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा। सबसे पहले बात करते हैं सन 1785 में अमेरिका और अल्जीयर्स के टकराव की। ब्रिटिश लोगों के अमेरिका छोड़कर जाने के बाद अमेरिकी व्यापारिक जहाजों को ब्रिटिश सुरक्षा मिलना बंद हो गई। अल्जीयर्स के शासक उस समय वहां से गुजरने वाले व्यापारिक जहाजों से वसूली किया करते थे। उस समय अमेरिका के पास अपनी कोई नौसेना नहीं थी। जब अल्जीयर्स के शासकों को लगा कि अमेरिका के जहाज असुरक्षित हैं, तो उन्होंने अल्जीयर्स के बंदरगाह में 53 अमेरिकी जहाजों को जब्त कर लिया और 180 अमेरिकी नाविकों को बंदी बना लिया। नौसेना नहीं होने के कारण अमेरिका असहाय था। उसे संधि करने पर मजबूर होना पड़ा। अमेरिका ने इस संधि के तहत अपने नागरिकों की रिहाई के लिए अल्जीयर्स के शासक को $21,600 की वार्षिक राशि देने पर सहमति दी। इस युद्ध की अपमानजनक हार के कारण अमेरिकी कांग्रेस ने 1794 में नौसेना अधिनियम पारित किया था। अमेरिका का ऐसा ही अपमान सन 1812 में हुआ, जब उसने ब्रिटिश कब्जे वाले कनाडा पर हमला कर दिया। 1814 में एक महत्वपूर्ण जवाबी कार्रवाई में ब्रिटिश सेनाओं ने वॉशिंगटन डीसी में कई अहम इमारतों में आग लगा दी, यहां तक कि उन्होंने व्हाइट हाउस को भी जला दिया। इस युद्ध का अंत घेंट की संधि से हुआ। इस संधि ने केवल यथास्थिति को बहाल मात्र किया। अमेरिका को कनाडा की रत्ती भर भी जमीन नहीं मिली। इस बारे में YouTube के चैनल LB Deo पर क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन लाइसेंस रीयूज अलाउड में उपलब्ध ये वीडियो आप देख सकते हैं। The most famous humiliation of the war was the burning of Washington. British forces, who had fought into Chesapeake Bay and marched on the Capitol, proceeded to vandalize great symbols of American pride. They set ablaze not only the U.S. Treasury building and the Capitol, but the White House itself. पश्चिम से गोरे लोगों के आने के पहले अमेरिका में नेटिव रेड इंडियन लोग रहते थे। गोरों ने अपना शासन कायम करने के लिए इन नेटिव अमेरिकन लोगों पर बड़े अत्याचार किए और उन्हें लगभग नष्ट ही कर दिया। गोरे लोग बोजमैन ट्रेल के रास्ते से बसने के लिए नेटिव अमेरिकी सीयू जनजाति के इलाकों में घुसपैठ कर रहे थे और सीयू जनजाति के पारंपरिक शिकारगाहों पर अतिक्रमण कर रहे थे। इस अतिक्रमण को रोकने के लिए जनजातीय नेता रेड क्लाउड ने नेटिव अमेरिकी योद्धाओं का एक सैन्य संगठन तैयार किया। उसने गुरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाई और गोरों के विस्तार का विरोध किया। 1866 से 1868 के बीच रेड क्लाउड के हाथों अमेरिकी सेना की बड़ी हार हुई। फेटरमैन फाइट इस युद्ध की सबसे बड़ी मुठभेड़ थी, जिसमें 81 अमेरिकी सैनिक मारे गए। आखिरकार रेड क्लाउड के लगातार विरोध के कारण अमेरिकी सरकार को अपने किले छोड़ने पड़े और सीयू लोगों की मांगें माननी पड़ी।
देखिए YouTube की चैनल अंकल बूजी प्रोडक्शंस पर क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन लाइसेंस रीयूज अलाउड में उपलब्ध इस लड़ाई का ये वीडियो। The Fetterman Fight, known to the U.S. Army as the Fetterman Massacre and to the Lakota as the Battle of the Hundred Slain, remains one of the most significant events of Red Cloud's war and is a testament to Red Cloud's strategic prowess. In December 1866, near Fort Phil Kearny in present-day Wyoming, Red Cloud orchestrated a meticulously planned trap. Exploiting Captain William J. Fetterman's arrogance and disregard for orders, Red Cloud sent a small group of warriors, which included Crazy Horse, to feign an attack on woodcutters. As Fetterman led a command of 81 soldiers, 49 infantry, and 32 cavalry in pursuit, Red Cloud's forces, estimated to number between 1,000 and 2,000 warriors, lay in wait. Ignoring orders not to cross Lodge Trail Ridge, Fetterman's troops blundered into the ambush, and within less than 30 minutes, Red Cloud's warriors annihilated Fetterman's command. All 81 soldiers perished, and their bodies were mutilated, reflecting Lakota warrior customs. The Fetterman fight proved to be the U.S. Army's worst defeat on the Great Plains until the Battle of Little Bighorn in 1876, and solidified Red Cloud's reputation as a formidable military strategist. द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1941-1942 का फिलीपींस अभियान अमेरिकी सैन्य इतिहास की सबसे विनाशकारी हारों में से एक माना जाता है। इस युद्ध में लगभग 23,000 अमेरिकी सैनिक या तो मारे गए या बंदी बना लिए गए। केवल मुट्ठी भर लोग ही बचकर निकल पाए। जनरल डगलस मैकआर्थर को फिलीपींस छोड़कर ऑस्ट्रेलिया तक पीछे हटना पड़ा। पीछे छूटे सैनिकों को युद्ध बंदियों के रूप में भयानक यातनाएं सहनी पड़ी। उन्हें घने जंगलों के रास्ते थका देने वाली डेथ मार्च पर भेजा गया और जापान ले जाते समय हेल शिप्स में नारकीय परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। उन्हें खदानों और फैक्ट्रियों में फोर्स्ड लेबर बना दिया गया। YouTube की चैनल डिसेबल्ड अमेरिकन वेटरन्स पर क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन लाइसेंस रीयूज अलाउड में उपलब्ध इस वीडियो में आप बातान डेथ मार्च के सर्वाइवर 94 वर्षीय लेस्टर टेनी को डेथ मार्च का दिल दहला देने वाला वर्णन करते हुए देख सकते हैं। But they called it a death march because of the way they died. If you stopped on the road, you were killed. If you had a malaria attack, they killed you. If you had to stop to defecate, they killed you. If you just couldn't take another step, they killed you. And how did they kill you? They'd either bayonet you to death, shoot you, or in some cases decapitate you. They did not give us water. They gave us no food. The temperature was about 108 degrees. The Americans that were captured, a good 80% of them had malaria. Another 50% had dysentery. So we were gunshot wounds, malaria, dysentery, and we had to walk this distance that they wanted us to. Under these conditions, it was unbearable. अमेरिकी इतिहास की सबसे अपमानजनक हार 1955 से 1975 तक चले वियतनाम युद्ध में हुई। यह युद्ध उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच लड़ा गया। उत्तरी वियतनाम को सोवियत संघ और चीन का समर्थन प्राप्त था, जबकि दक्षिणी वियतनाम को संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य साम्यवाद विरोधी देशों का समर्थन था। वियतकांग गुरिल्ला युद्ध करने वाले दक्षिणी विद्रोहियों का मोर्चा था, जिसे उत्तरी वियतनाम से मदद मिलती थी। 1960 के दशक में अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने दक्षिणी वियतनाम को अधिक सहायता देना शुरू की। 2 अगस्त 1964 को टॉनकिन की खाड़ी में यूएसएस मेडॉक्स ने कुछ टॉर्पीडो नावों पर गोलीबारी की। कहा जाता है कि इन नावों ने पहले अमेरिकी पोत पर गोली चलाई थी। 2 दिन बाद यूएसएस टर्नर जॉय और मेडॉक्स पर एक और हमले की खबर आई। इस खबर के चलते 7 अगस्त को अमेरिकी कांग्रेस ने गल्फ ऑफ टॉनकिन्स प्रस्ताव को मंजूरी दी, जिसमें राष्ट्रपति को वियतनाम में सैन्य उपस्थिति बढ़ाने का अधिकार दिया गया था। 1965 से 1968 के बीच अमेरिका ने रोलिंग थंडर अभियान चलाया, जिसके तहत उत्तरी वियतनाम पर 10 लाख टन से भी ज्यादा मिसाइलें, रॉकेट और बम बरसाए गए। 8 मार्च 1965 को 3500 यूएस मरीन्स को दक्षिणी वियतनाम के दा नांग के पास उतारा गया। इससे अमेरिका वियतनाम में जमीनी युद्ध में शामिल हो गया। दिसंबर तक वियतनाम में 2 लाख अमेरिकी सैनिक पहुंच चुके थे। 1969 तक वियतनाम में अमेरिकी सैनिकों की संख्या 5,36,000 तक पहुंच गई थी।
अमेरिकियों ने वियतनाम के लोगों पर ढेरों अत्याचार किए। टाइगर फोर्स नाम का एक सैन्य यूनिट बनाया गया जिसका काम ही निहत्थे वियतनामियों की हत्या करना और उन्हें टॉर्चर करना था। 1968 में मीलाई गांव में 500 से अधिक निहत्थे गांव वालों को मार डाला गया। टाइगर फोर्स की क्रूरता के कारनामों के बारे में भी एक वीडियो आप यहां देख सकते हैं। They were told to operate without rules. They were told to clear the Songve Valley by any means necessary. For 7 months, they disappeared into the bush. When they came out, they were no longer soldiers. They wore necklaces made of human ears. They shot farmers for sport. They had crossed the line between warfare and murder. अमेरिकी फौज ने सब कुछ किया, फिर भी वे वियतनामी सेना को रोक नहीं पा रहे थे। 1968 में प्रारंभ हुए कम्युनिस्टों के टेट ऑफेंसिव ने कई अमेरिकियों को यकीन दिला दिया कि युद्ध जीता नहीं जा सकता। टेट शुरू होने के बाद पहले महीने में ही 1100 अमेरिकी सैनिकों, 2100 ARVN सैनिकों और 14,000 नागरिकों की मृत्यु हुई। 2 महीने बाद 5,000 ARVN और 4,000 अमेरिकी सैनिक मारे गए, 46,000 घायल हुए। 1 महीने के बाद शुरू हुए मई आक्रमण ने साबित कर दिया कि वियतकांग अभी भी पूरे देश में बड़े पैमाने पर हमले करने में सक्षम है। अमेरिकी सेना का बहुत बड़ा हिस्सा सेना में जबरदस्ती कॉन्स्क्रिप्शन से भर्ती किए गए युवाओं का था। उन्हें गुरिल्ला युद्ध के लिए प्रशिक्षित भी नहीं किया गया था। भारी तबाही और अमेरिकी सैनिकों की बड़ी संख्या में मौतों ने अमेरिकी सैनिकों को इतना फ्रस्ट्रेट कर दिया कि उन्होंने अपने ही अधिकारियों को मारना शुरू कर दिया। इसे फ्रैगिंग कहा जाता है। देखिए इस बारे में एक छोटा वीडियो। One of the most infamous incidents of fragging occurred after the assault on Hamburger Hill in May 1969. The battle, fought over 10 days for control of a 3,000-foot hill in South Vietnam, was one of the bloodiest of the war. After suffering heavy casualties, American forces eventually captured the hill, only to abandon it days later. This decision led to widespread outrage among the troops, who saw it as a senseless waste of lives. In the aftermath, an underground GI newspaper placed a $10,000 bounty on the head of Lieutenant Colonel Weldon Honeycutt, the officer who had ordered the attack. Although Honeycutt survived multiple assassination attempts, the incident highlighted the deep animosity between the rank-and-file soldiers and their commanding officers. The fragging of officers was not only a response to perceived incompetence or recklessness, but also a means of self-preservation. नए राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने 1969 में वियतनामीकरण की प्रक्रिया शुरू की। इसके तहत अमेरिकी सेनाएं वहां से हटने लगी। 1970 में कंबोडिया में हुए तख्ता पलट के बाद उत्तरी वियतनामी सेना ने वहां आक्रमण कर दिया। अमेरिकी सेनाओं में मनोबल में भारी गिरावट हुई। 1972 तक अधिकांश अमेरिकी सैनिक वियतनाम से वापस लौट चुके थे। 1973 में पेरिस शांति समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद अंतिम अमेरिकी सैनिक भी वहां से चले गए। अंततः साइगोन शहर पर उत्तरी वियतनाम ने कब्जा कर लिया। 1976 में उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का आधिकारिक तौर पर पुनर्मिलन हो गया और पड़ोसी देशों लाओस और कंबोडिया का भी यही हश्र हुआ। इस युद्ध में लगभग 58,220 अमेरिकी सैनिक मारे गए और अमेरिका को मुंह की खानी पड़ी। शीत युद्ध के दौरान भी अमेरिका को अनेक असफलताएं मिली। बे ऑफ पिग्स आक्रमण CIA की रची गई सबसे बड़ी असफलताओं में से एक है। यह सैन्य अभियान क्यूबा में फिदेल कास्ट्रो की सरकार को गिराने के लिए शुरू किया गया था। अमेरिका ने CIA द्वारा प्रशिक्षित क्यूबा के निर्वासितों की एक टुकड़ी का इस युद्ध में उपयोग किया। इस आक्रमण को जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा। यह अभियान पूरी तरह असफल रहा। निर्वासितों को क्यूबा की सेना ने पीछे खदेड़ दिया और गिरफ्तार कर लिया। कुछ को मौत की सजा दी गई और बाकी को फिदेल कास्ट्रो ने अमेरिकी आर्थिक सहायता के बदले अमेरिका को सौंप दिया। इस अभियान से कैनेडी प्रशासन के लिए भारी शर्मिंदगी हुई। ईरानी क्रांति के बाद तेहरान में अमेरिकी दूतावास के अधिकारियों, कर्मचारियों और उनके परिवारों को बंधक बना लिया गया था। अमेरिका ने उन्हें छुड़ाने की हर संभव कूटनीतिक कोशिश की, परंतु सफल नहीं हुआ। इसके बाद 24 अप्रैल 1980 को अमेरिका ने इन बंधकों को छुड़ाने के लिए सैन्य ऑपरेशन ईगल क्लॉ चलाया। अमेरिका के ऑपरेशन बुरी तरह असफल हुआ। जब अमेरिकी सेनाओं ने डेजर्ट 1 नाम के एक अहम ठिकाने से पीछे हटने की कोशिश की तो एक बड़ी दुर्घटना हो गई।
एक हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी आ गई और वो जमीन पर खड़े एक ट्रांसपोर्ट विमान से टकरा गया। एक जबरदस्त धमाका हुआ जिसमें दोनों विमान पूरी तरह से तबाह हो गए और 8 सैनिकों की जान चली गई। ऑपरेशन ईगल क्लॉ की नाकामी से दुनिया भर में अमेरिकी सेना की साख को जबरदस्त झटका लगा। इस वीडियो में आप ऑपरेशन की विफलता के बारे में अमेरिकी राष्ट्रपति कार्टर को टेलीविजन पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए देख सकते हैं। Equipment failure in the rescue helicopters made it necessary to end the mission. As our team was withdrawing after my order to do so, 2 of our American aircraft collided on the ground following a refueling operation in a remote desert location in Iran. रोनाल्ड रीगन के राष्ट्रपति बनने के बाद ईरान ने इन बंधकों को 20 जनवरी 1981 में तब छोड़ा जब अमेरिका ने ईरान की $8 अरब की संपत्तियों को मुक्त कर दिया। 3 और 4 अक्टूबर 1993 को हुई मोगादिशु की लड़ाई ब्लैक हॉक डाउन नाम की घटना के कारण प्रसिद्ध है। भयंकर लड़ाई के दौरान सोमाली विद्रोहियों ने रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड्स का इस्तेमाल किया और 3 अमेरिकी ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टरों को मार गिराया। 18 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो गई और 73 घायल हो गए। जमीनी लड़ाई मोगादिशु की घनी आबादी वाले शहरी इलाके में लड़ी गई। अमेरिकी सेना इस लड़ाई में बेबस थी। लगभग 3000 सोमाली नागरिकों की भी मृत्यु हुई। इसके बाद अमेरिकी सेना को सोमालिया से वापस जाना पड़ा। देखिए इस बारे में YouTube के चैनल फ्रीक फाइल्स पर क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन लाइसेंस रीयूज अलाउड में उपलब्ध ये वीडियो। Dusk bled into night as the first of 19 Black Hawk helicopters descended over Mogadishu. Their rotors churned the thick air, creating an almost primal rhythm that underscored the gravity of the mission. But within minutes, the display of American military might was brutally questioned. 2 helicopters were shot down in rapid succession, flames licking their twisted fuselages, sending shockwaves of terror through the ranks. The loss of these aircraft was more than a tactical setback. It was an ominous harbinger that the mission had veered sharply into uncharted territory. On the ground, the soldiers advanced through a cityscape transformed into a war zone. Cracked pavement, strewn with debris, and walls scarred by years of conflict set the stage for an encounter that would blur the line between calculated strategy and sheer survival instinct. As the troops moved forward, every narrow alley and shadowed doorway became a potential death trap. Somali militiamen, estimated to number in the hundreds, melted into the urban crowd, their presence masked by the chaos and anonymity of everyday life. They were like ghosts, emerging from the folds of the city, striking with a precision that belied their seemingly scattered positions. सन 2001 से 2021 तक चलने वाला अफगानिस्तान युद्ध अमेरिकी इतिहास का सबसे लंबा सैन्य अभियान था। दशकों की लड़ाई के बाद 30 अगस्त 2021 को अमेरिकी सैनिकों की वापसी हुई। इस युद्ध पर लगभग $2.313 ट्रिलियन खर्च हुए। अमेरिकी सैनिकों की वापसी से कुछ ही दिन पहले 15 अगस्त 2021 को तालिबान ने फिर से काबुल पर कब्जा कर लिया। इस वापसी के दौरान भी 180 से अधिक अफगान नागरिक और 13 अमेरिकी सैनिकों की मृत्यु हुई। इस युद्ध में लगभग 2,43,000 लोगों की जान जाने का अनुमान है। इस वीडियो में आप अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन को यह कहते हुए सुन सकते हैं कि अमेरिकी सेना को अफगानिस्तान में लड़ना ही नहीं चाहिए। American troops cannot and should not be fighting in a war and dying in a war that Afghan forces are not willing to fight for themselves. इसके अतिरिक्त भी अमेरिका ने और बहुत सारी छोटी बड़ी लड़ाइयों में हार का सामना किया है। अमेरिकी नेता अपने घमंड के कारण अमेरिका की सेना को अकारण अनावश्यक युद्ध में झोंक देते हैं। जब युद्ध उनकी आशा के विपरीत लंबा खिंचने लगता है तो वो वहां से दुम दबाकर भागने में ही अपनी भलाई समझते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के बारे में तो कहा ही जाता है कि ट्रंप ऑलवेज चिकन्स आउट। वर्तमान ईरान युद्ध में भी ट्रंप एक ही दिन में कई बार अपने बयान बदलते हुए नजर आए हैं। अमेरिका के मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को युद्ध से बहुत लाभ होता है। हथियार बनाने वाली कंपनियों के हथियार बिकते हैं। नेताओं को जनता का ध्यान मुख्य समस्याओं से हटाने का अवसर मिल जाता है। हथियार खरीदी में कमीशन तो मिलता ही है। मर्सिनरी संस्थाओं की भी खूब कमाई होती है। सैन्य और जासूसी संस्थाओं को प्रासंगिक बने रहने का कारण मिल जाता है। इस सब में अगर कुछ सैनिकों की जान चली भी जाए तो उससे नेताओं को भला क्या तकलीफ होगी।
इन कारणों से ऐसा लगता है कि अमेरिका अपनी हारों से सबक सीखने वाला नहीं है, परंतु हमें यह समझने की आवश्यकता है कि अमेरिका अपराजेय नहीं है और विश्व को अमेरिका से डरने और उसकी दादागिरी सहने की कोई जरूरत नहीं। तो आज के वीडियो में इतना ही। जल्दी फिर मिलेंगे किसी अन्य विषय पर वीडियो के साथ प्रसंग में। तब तक के लिए नमस्कार।